द ग्रेट डिप्रेशन के बाद जब इंडिया को आज़ादी मिली थी, तो उस टाइम पे जो डॉलर और रुपीस की वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी। आज भी आज़ादी के 75 साल बाद जो डॉलर इंडेक्स है वो 77 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, जो अभी तक का सबसे ज़्यादा लाइफ टाइम लो रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि किस तरह से जो रुपीस की वैल्यू है वो डिसाइड होती है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रुपीस की वैल्यू यानी कि महंगाई को बढ़वाते हैं, और अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो इंडियन मार्केट्स किस तरह से कोलैप्स कर जाएंगी। तो आज की इस वीडियो का यही टॉपिक है, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से रुपीस की जो वैल्यू है उसके अंदर डाउनफॉल आ रहा है। हमारा पहला टॉपिक आता है चेंज विद टाइम। तो जैसे कि हमें पता है कि रुपीस की जो वैल्यू होती है वो टाइम के साथ साथ चेंज करती रहती है। आप सभी ने कभी ना कभी अपने बड़े बुजुर्गों से जरूर सुना होगा कि हमारे टाइम पे जो सैलरीज होती थी वो केवल 200 रुपये या 500 रुपये तक होती थी, पर आज की डेट में जो सैलरीज है वो हज़ारों और लाखों में भी कम पड़ रही है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। और जब महंगाई बढ़ चुकी है तो उसके लिए हमें अपनी इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी। तो डॉलर इंडेक्स यानी कि रुपीस की वैल्यू बढ़ाने में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का। तो आरबीआई जो होता है वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है। तो वैसे इंटरेस्ट रेट्स तो काफ़ी सारे होते हैं, पर बेसिकली फैक्टर्स जो होते हैं वो तो मोस्टली दो होते हैं, रेपो रेट्स और सीआरआर। तो मैं अभी आपको इनकी डेफिनेशंस में नहीं उलझाना चाहता, अभी बस आप सिंपली ये समझिए कि ये दोनों जो होते हैं ये एक तरह से इंटरेस्ट रेट्स होती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर जो रुपीज़ और डॉलर की वैल्यू है उसके अंदर रुपीज़ की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे किसको फ़ायदा होगा? तो उससे इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा इम्पोर्टर्स को। अब वो कैसे होगा आप समझिए। हम अज्यूम करते हैं हमें अपना जो एक प्रोडक्ट है वो हमें बाहर से लेना है, तो उसकी जो वैल्यू है वो हमें डॉलर में पे कर रहे हैं, और जब डॉलर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो इंडिया में आते ही रुपीज़ में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही वो इंडिया के अंदर रुपीज़ में कन्वर्ट होगा तो हमारे पास एक डॉलर के अंदर काफ़ी सारे रुपए आएंगे। और इसका जो लॉस है वो होता है हमारे एक्सपोर्टर्स को, क्योंकि वो जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो रुपीज़ से कन्वर्ट करके डॉलर के अंदर भेजते हैं, तो इससे इनडायरेक्टली उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो तभी आरबीआई को अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के या घटा के ये फैसला लेना होता है कि हमें जो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स का जो ट्रेड है उसको हम कैसे उसके बीच में बैलेंस मेंटेन करें। तो अब आप समझ गए कि आरबीआई की नीड क्या होती है, कि वो अपनी महंगाई क्यों बढ़ाते हैं। तो अगर महंगाई ज़्यादा होगी तो इससे केवल और केवल इंपोर्टर्स को फ़ायदा होगा, पर अगर महंगाई कम भी होती है तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। पर ऐसा तो है नहीं। तो अच्छी इकॉनमी के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के बीच में सेम बैलेंस होना चाहिए। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो डॉलर इंडेक्स है वो क्यों अपने लाइफ टाइम लो पर ट्रेड कर रहा है, और जो डॉलर की वैल्यू है वो 77 रुपीज़ को भी पार कर गई है। तो अब आप समझिए कि इसके पीछे सबसे ज़्यादा रीज़न क्या है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है इन्फ्लेशन का। तो आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि जब महंगाई बढ़ती है तो उस तरह से हमें इंपोर्ट में फ़ायदा होता है, और जब हमारी महंगाई कम होती है तो हमारे एक्सपोर्ट में फ़ायदा होता है। आज की डेट में महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 16,000 और 15,000 पे ही ट्रेड कर रहा है। तो अब आप समझिए इस टाइम पे जो फॉरेन एक्सपोर्टर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो अपना सस्ता सामान इंडियन मार्केट में बेच रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि फ़ॉरेन से जब चीज़ कोई सस्ते प्राइस में आ रही है तो हमारी जो खुद की प्रोडक्शन है वो तो कोई उसको परचेज़ करेगा ही नहीं। तो अगर मैं आपको पाम ऑयल का एग्जांपल देता हूँ कि हमारे कंट्री पे जो पाम ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा बिक रहा है, तो अगर हम पाम ऑयल को किसी और कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो हमें वो सस्ता मिलेगा। तो इससे जो हमारे किसान हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा लॉस देखना पड़ेगा। तो जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लॉस ना हो, इसीलिए अपने आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, और इंटरेस्ट रेट को आप सीधे सीधे महंगाई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमारी मार्केट्स के अंदर डाउनफॉल क्यों आया है, जिसकी वजह से जो डॉलर इंडेक्स है उसके अंदर रुपीज़ की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारी स्टॉक मार्केट्स हैं वो अभी काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। हमारा निफ्टी 50 जो है वो 16,000 और 15,000 के बीच में ही अटका हुआ है। तो ऐसा केवल इंडिया में नहीं है, फॉरेन के डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। तो उसका इफेक्ट जो है वो हमारी मार्केट में तो पड़ेगा ही, पर जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीआई को महंगाई के बीच में पूरा बैलेंस बनाना जरूरी है, तभी आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया ताकि जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रह सके। और इसके पीछे एक और रीज़न भी है कि जैसे कि आपको पता है कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में 3 महीने से ना रुकने वाली वॉर भी चल रही है। तो उसका जो इफेक्ट है वो सीधे सीधे हमारी मार्केट्स में जरूर आएगा। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहले की वीडियोस में भी बताया था कि जो रशिया है वो काफ़ी बड़ा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, तो इससे सीधे सीधे वर्ल्ड को अफेक्शन मिलती है।
तो मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो किस तरह से आज भी पूरी पिलर की तरह खड़ी हुई है और उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो उसके लिए मैंने जो वीडियो बनाई थी उसका लिंक अभी आपके पास आई बटन में आ चुका होगा, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एफडी का केस है वो किस तरह से सारे केसों से अलग है। तो जैसे कि आपको पता है, एफडी जो होती है उसकी फुल फॉर्म होती है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो उसके अंदर कोई भी बैंक को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करता है और उसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। पर एक तरह से वो जो अमाउंट होता है वो पूरी तरह से उस टाइम की एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं कि किसी पर्सन ने 1 लाख रुपए की एफडी कराई और उनको मैक्सिमम 6% का रिटर्न मिला। तो वो जो पर्सन है वो तो काफ़ी खुश हो गए कि मेरी जो एफडी है मुझे एनुअली 6% का रिटर्न दे रही है। बट आप इस बात को समझिए कि जो 6% है उस टाइम पे रुपीज़ की वैल्यू भी बड़ी होगी या कम हुई होगी। तो वो एनुअली जो एफडी का रिटर्न्स होते हैं वो 1 साल पहले की जो एग्जैक्ट अमाउंट है उसको वो रीपे करते हैं आने वाले अमाउंट के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं एफडी, एसआईपी और काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन को यूज़ करके लिखिए कि हमें आने वाली सीरीज़ में ये वाली वीडियोस चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक जरूर करिए, और अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया, तो आप फ्री हैं कमेंट सेक्शन को यूज़ करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी काफ़ी सारी नई नई वीडियोस लाते रहें, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।